गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया था विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता के लिए हमने आप लोगों से कहा था कि एक आपको पढ़ना होगा मध्य बिंदु पर एक हमने कहा था अक्षीय स्थिति, एक कहा था निरक्षीय स्थिति और एक कहा था किसी बिंदु पर पीछे लेक्चर की बात चल रही है। मध्य बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, किसी बिंदु पर तीव्रता। किसी बिंदु का मतलब है इन तीनों को छोड़कर, है ना। तो इसको हमने बता दिया था। अब 1 बाई 1 इन तीनों को समझना होगा, लेकिन इसको समझने के लिए यदि आप पिछले लेक्चर में इसको आप थोड़ा देखते हैं, समझते हैं, तो इसको समझने में आसानी रहेगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, यदि इसमें कोई आपको डाउट कहीं आता है तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे लेक्चर को जरूर देखें। ठीक, अब यहाँ पर तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो आप इसके पहले का नहीं जानते हैं तो आपके सामने तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, लगे सर विद्युत द्विध्रुव ही क्या है, तीव्रता ही क्या है ना। तो इनको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको स्टार्ट से समझना होगा, है ना। कम से कम इसके पीछे वाले लेक्चर को देखेंगे तभी समझ सकते हैं, नहीं तो एक वर्ड में क्वेश्चन आएगा कमेंट करोगे। तो कमेंट से ज्यादा जरूरी है कि आप उसके पीछे वाले लेक्चर को देख ले, तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आसानी से। ठीक है ना। तो जो हमारा टॉपिक है वो ये है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय, इसको अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है टॉपिक। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो यहाँ पर आपको विद्युत द्विध्रुव क्या है ये हमने पीछे बताया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये भी हमने बताया है। अब यहाँ अक्षीय स्थिति क्या है वो आज जानो, है ना। अब थोड़ा सा हम शॉर्ट में भले बता दें, विद्युत द्विध्रुव का आवेश होता है तो आवेशों का निकाय, अब वो दोनों आवेश अपोजिट होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस, परिमाण में समान रहेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत बल का अनुभव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, और एक आम धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब उसको डिटेल के लिए आधे घंटे लगे, इसलिए बोल रहे हैं कि पीछे के लेक्चर में आप समझ सकते हो। अब आज हम अनुदैर्ध्य स्थिति जरूर यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए होता क्या है, अनुदैर्ध्य स्थिति का मीन्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये रहा AB एक विद्युत द्विध्रुव, AB क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ये -q और +q आवेशों से मिल करके बना है, इनके बीच की दूरी को 2a लिखा जाता है। ठीक है ना। और ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है उसको द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, द्विध्रुव अक्ष, डायपोल एक्सिस, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। ऐसे द्विध्रुव अक्ष के बढ़ाए हुए भाग पर, द्विध्रुव अक्ष के बढ़ाए हुए भाग, चाहे इसको इधर बढ़ा दो चाहे इसको इधर, और वहां पर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो उस पॉइंट को बोलेंगे अक्षीय स्थिति।
यानी यदि हम द्विध्रुव अक्ष के बढ़ाए हुए भाग में चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में कोई पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट को उस द्विध्रुव के रिस्पेक्ट या द्विध्रुव के सापेक्ष अक्ष की स्थिति में कहा जाए। परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखना ही चाहोगे तो कहोगे ये कि जब कोई बिंदु द्विध्रुव अक्ष के बढ़ाए हुए भाग पर स्थित होता है तब उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है ना। अक्षीय स्थिति मीन्स एक्सियल पोजीशन है ना। एक्सियल हमने इंग्लिश मीडियम के लिए भी अलग से वीडियो बनाया है, उसका अलग से प्लेलिस्ट में एक्सियल पोजीशन का आप देख सकते हैं है ना। ये मत सोचिए कि हिंदी में बता रहे हैं तो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम जा रही है। इंग्लिश में इसको अलग से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम का अलग से वीडियो ही बना, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा ये हिंदी मीडियम की क्लास है, हिंदी मीडियम का लेक्चर है ना। तो एबी क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, -2 + 2 आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2a। अब अक्षीय स्थिति का मीन्स है इसके अक्ष पर बढ़ाए हुए भाग में कोई बिंदु ले लेंगे, वहां पर तीव्रता ज्ञात करना होगा और वो बिंदु कहलाएगा क्या? अक्षीय स्थिति। इसको अंदाज स्थिति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इसके मध्य बिंदु O से और मान लो r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु हमने ले लिया P, ये रहा। जो बिंदु P है वो कहाँ है? अक्षीय स्थिति में। कितनी दूरी पर है? मध्य बिंदु O से r दूरी पर है। और इस बिंदु P पर हम क्या ज्ञात करना चाहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने एक रूल बताया है, यहाँ देखो E बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई ln Q/r²। लेकिन Q का मतलब है स्रोत आवेश। Q मीन्स क्या होता है? स्रोत आवेश। और R का मीन्स क्या है? दूरी। R का मीन्स क्या है? दूरी कहां से कहां तक? स्रोत आवेश से बिंदु तक। बात को समझना, क्योंकि यहाँ ये दूरी जो R लिखा है ये R नहीं है। इस R का मतलब है दूरी से। कौन सी दूरी? स्रोत आवेश से बिंदु तक की दूरी। समझो, यदि हम स्रोत आवेश माइनस लेते हैं Q, तो दूरी का मतलब है A से P तक। A से R नहीं लिख सकते आप, R तो ये है, ये जनरल फार्मूला में R मीन्स क्या है? लेकिन स्रोत आवेश से तो यहां से लेंगे तो AP लिखना पड़ेगा, और जब यहां से लेंगे तो BP, ठीक है ना। यदि हमको जरूरत पड़ेगी AP की तो AP बराबर R + A होगा, और BP की जरूरत पड़ेगी तो R - A होगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी A, ये भी दूरी A। इसे देखना, A से B तक कितना है? 2a। वो मध्य बिंदु पर है तो O से A तक कितना होगा? A। O से B तक कितना होगा? A। तो ये दूरी कितनी होगी? R - A। और ये दूरी कितनी होगी? तो R + A। समझ में आ रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? A से B तक कितना है? 2a है। OA कितना है? A है। OB कितना है? A है। O से B तक कितना है? R है। तो B से B तक कितना होगा? तो R - A। और A से B तक कितना होगा? तो R + A। इन सब का काम पड़ेगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना है तो एकांक धनावेश ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? एकांक धनावेश। एकांक धनावेश जब लेंगे, यहाँ पर लीजिए हम दिखाए दे रहे हैं, ना लिखोगे तो भी चल जाएगा। एकांक धनावेश। अब समझना, ये -Q आवेश
इस एकांक धन आवेश को क्या करेगा? आकर्षित। माइनस क्यू आवेश एकांक धन आवेश को आकर्षित करेगा। इसका अर्थ हुआ कि इसके कारण जो तीव्रता होगी वो E1 इस साइड में होगी और ये प्लस आवेश इस एकांक धन आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो ये हो जाएगी ये मीन्स E1 तीव्रता जो है वो माइनस क्यू आवेश के कारण है और E2 तीव्रता जो है वो प्लस क्यू आवेश के कारण। डायरेक्शन कैसे पता चला? माइनस जो है +1 को आकर्षित और प्लस क्यू इस +1 को प्रतिकर्षित। यानी E1 जो है माइनस क्यू के कारण तीव्रता है और E2 जो है वो सॉरी आप E1 को चाहोगे तो E1 को क्या लिख सकते हो? E1 को कोई E माइनस क्यू लिख देता है और E2 को क्या लिख देता है? E प्लस क्यू, है ना। यानी E1 जो तीव्रता हमने लिखा है वो माइनस क्यू के कारण लिखा है और E2 तीव्रता जो लिखा है वो प्लस क्यू के कारण। आप जो आप चाहो वो लिख सकते हो, है ना। हमने E1 E2 लिखा है। तो क्या बोला हमने? फिर से सुनना। इतने बार बोलते हैं कि आप लोग समझने से ऊब जाओगे। ए भी क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P पर एकांक धन आवेश की कल्पना कर लेंगे। दिखा दो लिखकर। फिर क्या करेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता लाएंगे। उसके लिए ये सामान्य सूत्र होता है 1/4πε0 स्रोत आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। लेकिन हमने इतना बताया है कि स्रोत आवेश का परिमाण लिखना है। जो पीछे के लेक्चर सुने होंगे वो उनको दिक्कत नहीं जाएगी। नहीं कहेंगे सर यहाँ माइनस क्यू लिखेंगे, माइनस बिल्कुल यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ क्यू ही लिखना परिमाण। और जब प्लस क्यू के कारण लेंगे तब भी क्यू। और दूरी एक बार दूरी R प्लस ए लिखना पड़ेगा, एक बार दूरी R माइनस ए लिखना पड़ेगा। और जब दोनों तीव्रता E1 E2 मालूम हो जाएगी तो आप लोगों को बताया गया है कि जब दो तीव्रता मीन्स दो सदिश राशि यदि समान दिशा में है तो परिणामी लाने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दो सदिश राशियां विपरीत दिशा में है तो परिणामी लाने के लिए दोनों को घटाना पड़ेगा। किसमें किसको घटाएंगे? बड़े में छोटे को घटाएंगे। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये आप यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। वो भी बता देते हैं कौन बड़ा होगा। सुनना, तीव्रता जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग की बल, है ना। सब बातों को भूल जाओ तो ये जान लो कि दूरी कम तो तीव्रता ज्यादा, दूरी ज्यादा तो तीव्रता। तो जैसे माइनस क्यू आवेश P से ज्यादा दूरी पर है। सुनना, माइनस क्यू आवेश P से ज्यादा दूरी पर है तो उसके कारण तीव्रता कम होगी। और जो प्लस क्यू आवेश है वो P से नजदीक है तो उसकी तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। अर्थात E2 बड़ा होगा E1 से। सीधे सीधे समझ लो, Q जो है इसके नजदीक में है तो इसका प्रभाव इस पर ज्यादा पड़ेगा और इसका प्रभाव मीन्स E2। और माइनस जो है वो P से ज्यादा दूर पर है तो इसका प्रभाव कम पड़ेगा। अर्थात E1 कम होगा, E2 ज्यादा होगा। तो E2 में E1 को माइनस कर देंगे और फिर गणितीय नियम लगा देंगे 5वीं 6वीं क्लास के स्टैंडर्ड से। अब ये 6वीं 5वीं पास में होंगे तो वहां भी दिक्कत जाएगी, वो अलग मैटर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ ये भी लिख दें, अक्षीय स्थिति लीजिए। अक्षीय स्थिति परिभाषा, जब कोई बिंदु द्विध्रुव अक्ष के
स्थित होता है तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। जब कोई बिंदु द्विध्रुव अक्ष के बढ़ाए हुए भाग पर स्थित होता है तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। जैसा ये द्विध्रुव अक्ष हो गया और उसके बढ़ाए भाग पर हमने बिंदु लिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, मान लिया ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। देख लो, उनके बीच की दूरी है, उनके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में जब पेपर होता है तो काफी में सब कुछ लिखा जाता है ना। कंपटीशन नीट जेईई की बात अलग है कि वहां फार्मूला भर याद रहे तो सवाल कर लो आया कैसे, इससे भी मतलब रहता है। पर जब बोर्ड एग्जाम में आप लिखोगे तो ये सब एक एक शब्द लिखना पड़ता है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे, हम कह देंगे इसके लिए बिंदु P पर एक धनावेश की कल्पना करते हैं। न भी कहोगे तो मानना पड़ेगा, माना जाता है, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा था, माइनस के कारण बिंदु P पर तीव्रता ला लेंगे, एक बार प्लस के कारण, ठीक है ना। यहाँ आप लिख सकते हो बिंदु P पर एक धनावेश की कल्पना करते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए बिंदु P पर एक धनावेश की कल्पना करते हैं, ये देखिए हमने लिखाया है। इसको दिखा देने से थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में कंफर्म हो जाता है कि इधर तीव्रता किधर होगी, ठीक है ना। तो अब आगे क्या करेंगे देखो। अब बिंदु A पर उपस्थित कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु A पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश का P पर तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्रोत आवेश का परिमाण बटे दूरी का स्क्वायर। बात को समझिए, ये फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्रोत आवेश का परिमाण मीन्स ये वाला परिमाण, माइनस नहीं लिखा जाता है। सदिश राशि है तीव्रता तो दिशा बता देते हैं, याद रखना। बार बार बच्चे यही पूछते हैं सर यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखते, हर बार हम बताते हैं यहाँ परिमाण लिखा जाता है। ये कूलॉम के नियम से ही इसकी स्टार्टिंग हुई है ना। अब ये स्रोत आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, दूरी कहां से कहां तक
कहेंगे सर यहाँ तो आर स्क्वायर लिखा है। अरे हमने कहा ना कि आर का मीन्स दूरी, कहाँ से कहाँ तक, स्रोत आवेश से बिंदु पी तक। तो स्रोत आवेश मीन्स माइनस क्यू। अब बिंदु जहाँ पी तक याद कर रहे पी, तो ए से पी तक का स्क्वायर और ए पी की वैल्यू आर प्लस ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर इवन। इसकी दिशा क्या है, पी से ए की तरह, पी ए दिशा में, ये दिखाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार बिंदु बी पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता 60 है, वास्तव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्रोत आवेश का परिमाण बटे दूरी का स्क्वायर। स्रोत आवेश यानी वही आवेश फिर से और बीपी यानी आर माइनस ए का स्क्वायर देख लो, है ना। इसकी दिशा क्या होगी, ये पी ए दिशा में है, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, बीपी दिशा में। देख लो चित्र से, देखो E1 किधर है, पी से इधर, E2 की दिशा किधर है, बी से उधर। ये मत समझना, बच्चे याद रखते हैं कि यहाँ पी ये है सर तो यहाँ पी बी होगा, ऐसा नहीं है, चित्र से समझना, ठीक है। अब क्या है, E1 E2 जो है बिंदु पी पर एक साथ विपरीत दिशा में क्रियाशील है। तो जब विपरीत दिशा में क्रियाशील है तो परिणामी लाने के लिए क्या करेंगे, परिणामी लाने के लिए घटा देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे आगे, है ना। तो हम इसको भी रीड कर दे रहे हैं। अब E1 और E2 एक ही बिंदु P पर विपरीत दिशा में क्रियाशील है तथा E2 बड़ा है E1 से, तब P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1। E2 का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये E2 का मान है, ये E1 का मान है ना। अब ये अठवीं छठवीं के स्टैंडर्ड आ गए, ये नहीं कहते सर ये भी नहीं समझ में आ रहा है। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लो, बचा क्या, ये। अब एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों आ जाएंगे, आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। और ये स्क्वायर से माइनस वाला हट जाएगा तो प्लस वाला बचा, और इसमें प्लस वाला हट गया तो माइनस वाला बचा। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर दो। देखिए हम यही कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r और ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ प्लस 2r और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या किया है हमने,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहेंगे सर इसमें तो ए स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ माइनस पहले से लगा है तो ये माइनस का इंटू करके भी चलेंगे। अब ये माइनस माइनस दोनों है, ये दोनों माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर, ये प्लस माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचता है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2RA मिलके कितना 4RA जानते हो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4RA जो आया है, इस 4RA को हम थोड़ा कुछ और कर रहे हैं। देखना 4RA को चेंज कर देते, चेंज मीन्स खुला, जानते हो खुला, इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4RA का चेंज है 2a इंटू 2r और स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या कहेंगे सर यहाँ पर 4RA को 2a इंटू 2r क्यों लिखे हैं? कुछ लोग कह देंगे कि कुछ और तरीके से चेंज नहीं कर सकते, तो हमने ये बताया कि हम ऐसा चेंज बनाए हैं जिससे हमारा कुछ काम और बन जाए। हमने इसको 2a इंटू 2r इसलिए लिखा है कि ये 2a और q मिला देने से, q और 2a मिला देने से द्विध्रुवा गुण बनता है। अब इसको हमने पीछे पढ़ाया, द्विध्रुवा गुण क्या होता है। तो द्विध्रुव के कोई एक आवेश ले लो यानी q, और दोनों आवेश के बीच की दूरी ले लो यानी 2a, और उसका गुणा कर दो तो द्विध्रुवा गुण होता है यानी p। ठीक है, तो Q और 2a मिला के P बन जाएगा। तो ये P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइड में लिख दीजिए कि Q इंटू 2a बराबर P, द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है। इसलिए हमने इसको खुला इस प्रकार बनाया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, वेक्टर लगाओ न लगाओ तो भी मान लिया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण की सदिश राशि है, क्योंकि आप लोगों को जब स्टार्ट में सदिश बताया जाता है तो कहा जाता है कि सदिश को तीर युक्त रेखा से बनाओ या कि मोटे अक्षर से लिख दिया जाता है। मान लो हमने मोटे अक्षर से लिखा है ना, भले लगता है पतली पे चल रही है, अभी थोड़ी कि अभी ये वेक्टर है तो हम इस साइड से न लिख कर इस साइड से लिख के दिखाए। वेक्टर लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, ये है ना हाई वेक्टर राशि। न लगाओगे तो ये नहीं है कि वो वेक्टर राशि नहीं होगी। ठीक है ना, सही जो है वो होगा ही, चाहे आप लगाओगे चाहे न लगाओगे। स्टार्टिंग होता छठवीं से लेवल में जहाँ आपने नहीं लगाया है ना, वैसे वेक्टर न लगाओ तो भी मान लिया जाता है। तो ये रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब यहाँ पर फिर से एक बार सुनो, स्टोरी टाइप से हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया, -q प्लस q आवेशों से मिलकर बना, बीच की दूरी 2a लिया हमने, उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, r दूरी जो हमने कहा है आप अपनी मर्जी से x y z जो मर्जी हो, जो आपका फेवरेट हो उससे ले लो, है ना। r दूरी पर हमने अक्षीय स्थिति में बिंदु लिया, फिर अक्षीय स्थिति में जो बिंदु लिया है वो -q से r प्लस a दूरी पर है, प्लस q से r माइनस a दूरी पर है। फिर एक बार -q के कारण तीव्रता लाएंगे, एक बार +q आवेश के कारण तीव्रता लाएंगे। उसके लिए जनरल सूत्र बन चुका है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्रोत आवेश बटे दूरी का स्क्वायर,
E1 का मान आ गया, E2 का मान आ गया। E1 E2 में हमने देखा कि E2 बड़ा है E1 से। क्यों बड़ा? हमने बताया कि प्लस जो है Q प्लस जो है P से नजदीक में है तो उसका प्रभाव ज्यादा है, और माइनस Q जो है वो P से कुछ ज्यादा दूर पर है तो उसका प्रभाव कम है, क्योंकि इतना दूरी के पर के समानुपाती होती है। E2 में E1 को घटा दिया। घटाना शब्द कितना आसान है ना? घटा दिया हमने। अब घटाने के लिए किसी घटाते नहीं बन रहा है, कहे तो ये घटाना है। घटाने और लास्ट आंसर लाने के पीछे बहुत अंतर है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। किसी को कह दिया जाए चाय बना के पी लो तो लगता है कितना आसान है, और ये नहीं जानते कि चाय बनाने के पहले पता नहीं गंजा साफ है कि वो भी करना पड़ेगा। तो ये E बराबर ये यहाँ पर आ गया, फाइनल आंसर हो गया। अब यदि कभी ये कह दिया जाता है तो विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, विद्युत द्विध्रुव क्या हो? बहुत छोटा हो। तो जब विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होगा तो 2a का मान r की तुलना में बहुत छोटा होगा। दूरी वैसे भी विद्युत द्विध्रुव में दोनों प्रवेशों के बीच में बहुत कम ली ही जाती है ना? तो 2a का मान छोटा होगा मीन्स r की तुलना में, है ना? और जब 2a का मान r की तुलना में बहुत छोटा होगा तो a का मान और छोटा होगा, और a का मान जब बहुत छोटा होगा तो a स्क्वायर का मान महा छोटा होगा, है ना? क्योंकि बहुत छोटी राशियों का स्क्वायर छोटा होता है। लगता होगा सर हमने तो सुना है कि किसी का स्क्वायर करने पर मान बढ़ जाता है। आप लोगों को बता दें कि एक से छोटी मतलब बहुत छोटी संख्याओं का जो स्क्वायर होता है वो और छोटा होता है। कहेंगे आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो है एक से बहुत छोटा है? विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है कि दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर होते हैं। अब अल्प दूरी का मतलब एक से छोटे तो समझ ही लीजिए कम से कम, ठीक है ना? तो ए स्क्वायर की उपेक्षा करना पड़ेगा। ये विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा रहेगा, 2a का मान r से बहुत छोटा, तो ए स्क्वायर की उपेक्षा कर देंगे। ए स्क्वायर की उपेक्षा करना मतलब छोड़ देना, उसको उड़ा देना, ठीक है ना? तो कहेंगे का ये लगाना कब है? परिस्थिति जब कहेगा कि द्विध्रुव अत्यंत छोटे द्विध्रुव के लिए बताइए तो अनिवार्य रहेगा। यदि विद्युत द्विध्रुव भर कहता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार परिस्थिति लगा भी सकते हो और नहीं भी। तो थोड़ा सा हम आगे और लगाते हैं, देखना। विशेष परिस्थिति वो ये है यदि विद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, अर्थात 2a का मान बहुत छोटा हो जिससे, तो a स्क्वायर की उपेक्षा करने पर तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r की पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर का पावर 4, एक ठो r से एक ठो r कैंसिल, एक ठो r से एक ठो r कैंसिल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। एक गलती ये भी न करना, इसको पहले काट दो, एक ठो r से एक ठो r को पता चला r स्क्वायर होगा, पहले होल स्क्वायर को ओपन होगा, है ना? ये न्यूटन पर कूलॉम या P क्या है? नियतांक है, मतलब किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए P फिक्स रहेगा। 2 मीन्स 2 फिक्स है ना? 2 मीन्स 2 होगा, ये नहीं कि 2 का मीन्स बढ़ता घटता रहेगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसका अर्थ हुआ कि E का जो मान होगा r क्यूब्ड के इनवर्स भी होगा, ठीक है? यानी यहां से ये क्लियर हुआ कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता
होता है। ठीक है ना? ये यदि ये आए हैं, आप लोगों से कभी क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि यदि दूरी को हम 2 गुना कर दें, दूरी को अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है और उसकी तीव्रता इतनी है, यदि हम दूरी को 2 गुना कर दें, दूरी को 2 गुना कर दें तो तीव्रता जानते हो कितना हो जाएगी? ये 2 दूना 4 दूना 8, 1/8। दूरी को हम क्या करें? 2 गुना करते, तीव्रता कितनी हो जाएगी? 1/8। अरे दूरी को आधा कर दें तो तीव्रता 8 गुनी होगी। क्या कह रहे हैं? सुनिए, हम ये बोल रहे हैं कि यदि R को क्या कर दें? 2R कर दें। यदि R को क्या कर दें? 2R, तो क्या हो जाएगा? E प्रोपोर्शनल 1/2R⁻3। तो ये क्या हो जाएगा? E प्रोपोर्शनल 1/8R⁻3 आएगा। 2 दूना 4 दूना 8, है ना? तो ये स्टार्ट का हुआ 1/r³ और नीचे 8 तो आ गया, है ना? याद रखिएगा, ये दूरी को 2 गुना कर देंगे तो तीव्रता 1/8, और दूरी को आधा कर देंगे तो तीव्रता 8 गुनी। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, फिर पता चलता है कि आप डेरिवेशन आता है, ये फाइनल आंसर से जो क्वेश्चन बना दिया गया है वो बनते नहीं। ठीक है ना? ये अब कहेंगे कहेंगे सर कहीं इसमें के लिखा रहता है, परावैद्युतांक माध्यम लेके चलेंगे तो के रहेगा, है ना? हमने जो कुछ नहीं लिया है इसका मतलब होता है वायु माध्यम। अब वायु माध्यम में लेंगे तो यहाँ के नहीं आता है, इसलिए होता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो या वे किसी और को भी बता सकते हो। ठीक है ना? चाहे मौखिक बताओ या और जो सुविधा हो बता लीजिए, जो बताने के और भी तरीके हो वो लगा सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।